स्वागत है चैनल पर। इस वीडियो के माध्यम से लोग देखेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 7 की चैप्टर नंबर 4 है। शीर्षक है, टॉपिक का नाम है एयर, वायु। इनमें हम लोग वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, तापमान, वायु दाब, एयर प्रेशर, पवन, विंड, आर्द्रता, मॉइस्चर, इन सभी टॉपिक को देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो हम लोग वायुमंडल के संगठन को भी देखेंगे, साथ ही वायुमंडल की संरचना को भी देखेंगे, स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। वायुमंडल किसे कहते हैं? एनसीईआरटी लिखता है, पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी चारों ओर से वायु की घनी चादर से घिरी हुई है, उसे वायुमंडल कहते हैं। अर्थ सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर इज कॉल्ड वायुमंडल। तो इसे समझते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। मान लीजिए कि अगर ये पृथ्वी है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये पृथ्वी है मान लीजिए कि, तो एक मोटी परत पृथ्वी के चारों तरफ है वायु की। ये मोटी परत लगभग 400-450 किलोमीटर के आसपास फैली हुई है। इसे ही वायुमंडल कहते हैं। और इसी मोटी परत के अंदर में पृथ्वी है, जिस पे जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं। तो इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। अब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वायुमंडल क्यों जरूरी है। वायुमंडल इसलिए भी जरूरी है, मान लीजिए ये अगर सन है, सन से जो किरणें आती है ये वायुमंडल की परत में पड़ती है, और वायुमंडल जो हानिकारक किरणें होती है उसे रोक देती है, और जो मनुष्य के लिए उपयोगी किरणें होती है उसे हमारे तक, पृथ्वी तक आने देती है। साथ ही वायुमंडल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जीव जंतु यहाँ पे रह रहे हैं। यह हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, नाइट्रोजन प्रदान करता है, बहुत सारी गैस प्रदान करता है वायुमंडल, और हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं पृथ्वी पे। अगर ये नहीं होता तो क्या होता? अगर ये नहीं होता तो सूरज की किरण सीधे इस सतह पे ना टकराकर सीधे पृथ्वी पर आ गिरती, और दिन के समय में इतना गर्म हो जाता कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता, सभी चीज़ जल जाती, और रात के समय में इतनी ठंडी हो जाती कि यहाँ पे जीवन मुश्किल हो जाता, बर्फ़ जम जाती, सभी लोग जम जाते, जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी जम जाते। इसीलिए वायुमंडल हम लोग के लिए ज़रूरी है। अब हम लोग देखेंगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल के संगठन में देखेंगे, कंपोजिशन में, कि हमारे अर्थ पे कौन कौन से गैस हैं और उसकी कितनी मात्रा है। तो देखते हैं, ऑक्सीजन 21% है, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है 78%। उसके बाद आता है कार्बन डाइऑक्साइड जो कि 0.03% है, आर्गन 0.93% है, और अन्य गैस 0.04% है। नाइट्रोजन सर्वाधिक मात्रा में है अर्थ पे, और नाइट्रोजन का इस्तेमाल पेड़ पौधे करते हैं। सीधे तौर पर नहीं करते हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे मिट्टी के द्वारा ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत सारे पेड़ पौधे के जड़ों में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होता है, उसके थ्रू ये नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्सीजन का इस्तेमाल सारे जीव जंतु जो भी इस अर्थ पे हैं वो सभी इस्तेमाल करते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल हरे पादप करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये नहीं रहता तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में संतुलन नहीं बनता और यहाँ पे जीवन मुश्किल हो जाता। और अन्य गैस में धूलकण भी आ जाते हैं और आर्गन है वो 0.93% है। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। इसकी संरचना, इसे 5 परतों में बांटा गया है। वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। तो सबसे पहले, अगर ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो अगर 5 में बांटा गया है, 1 2 3 4 5, 2 ऊपर 2 नीचे, ये बीच वाला है, इसे मध्यमंडल कहते हैं। याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, ये बीच वाला है मध्यमंडल है। इसे मीजोस्फीयर भी कहते हैं, मीजोस्फीयर। उसके जस्ट ऊपर है वो बाह्यमंडल है। उसके जस्ट ऊपर है वो बहिर्मंडल है, एक्सोस्फीयर कहते हैं। और इसके जस्ट नीचे, मध्यमंडल के जस्ट नीचे समताप मंडल है, थर्मोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर। और सबसे नीचे है वो क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। सबसे बीच में मध्यमंडल, उसके ऊपर वायुमंडल, वायुमंडल के ऊपर बहिर्मंडल और मध्यमंडल के नीचे समताप मंडल और सबसे नीचे क्षोभ मंडल। अब ऊपर से देख लेते हैं, बहिर्मंडल, वायुमंडल, मध्यमंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो सबसे निचली परत है वो क्षोभ मंडल होती है और सबसे ऊपरी परत है वो वायुमंडल होती है। क्षोभ मंडल 0 से 13 किलोमीटर तक फैला होता है। माउंट एवरेस्ट इसी क्षोभ मंडल में है। क्षोभ मंडल मौसमी घटनाएं के लिए कारगर होती है। ओलावृष्टि, वर्षा इत्यादि इसी मंडल में होती है। सबसे निचली परत है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि मौसमी घटनाओं के लिए कौन सा मंडल जिम्मेदार है, तो इसमें क्षोभ मंडल होगा। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल बादल और मौसमी घटनाओं से लगभग ये मुक्त है, इसीलिए ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श स्थिति है, आइडियल है हवाई जहाज उड़ाने के लिए। और साथ ही साथ इसमें समताप मंडल में ओजोन गैस की परत भी है। ओजोन गैस की परत है जो कि सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों को हम तक आने से बचाता है। उसके बाद आता है मध्यमंडल, मीजोस्फीयर। इसमें उल्का पिंड अंतरिक्ष से आती है और इसी मंडल में आकर जल जाती है। ये उल्का पिंड का जलना। उसके ऊपर है वायुमंडल। क्षोभ मंडल 0 से 13 किलोमीटर, समताप मंडल लगभग 50 किलोमीटर तक फैली होती है। ये 80 किलोमीटर तक मध्यमंडल का फैलाव होता है और वायुमंडल 80 से 400 किलोमीटर और 400 किलोमीटर से ऊपर वायुमंडल होता है, बहिर्मंडल होता है। वायुमंडल ये थर्मोस्फीयर जिसे कहते हैं, ये रेडियो तरंग इसी मंडल में उत्पन्न होती है, रेडियो तरंग। और बहिर्मंडल ये गैस की परत है, ये एक पतली परत है जिसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम इसी के द्वारा अंतरिक्ष में जाते हैं। यहीं से हाइड्रोजन एवं हीलियम हल्की गैस इसी के थ्रू अंतरिक्ष में जाते हैं।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि उल्का पिंड किस मंडल में आकर जल जाती है, तो ये मध्य मंडल होगा। रेडियो तरंग उत्पन्न होना वायुमंडल में। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि अब कुछ इससे जुड़ी जानकारी है, उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग, इससे भी बराबर आने वाले एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ग्रीन हाउस, तो मैं बता देता हूँ कि ये लगभग 500 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर मान लीजिए, 400 किलोमीटर की ये मोटी चादर है जिससे पृथ्वी घिरी हुई है। इसे ही वायुमंडल कहते हैं। साथ ही जब हम लोग वायु दाब पढ़ेंगे, एयर प्रेशर पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे कि इसका क्या क्या प्रभाव होता है। साथ ही ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है हम लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। कैसे करती है, आइए हम लोग देखते हैं ग्रीन हाउस गैस कैसे पैदा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को अपने में रोक कर रखती है और वो ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड वायु में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को रोककर रखती है, वही ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड वायु में फैलकर पृथ्वी से विकृत ऊष्मा को रोक कर रखती है, उसे ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। अगर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होता तो यहाँ जीवन संभव नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती, यहाँ रहना मुश्किल हो जाता। अब ये ग्रीन हाउस गैस की जब मात्रा इन एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है तो फिर यही ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। कल कारखानों, सड़क पर जो वाहन चलती है उससे प्रदूषण होता है, और साथ ही साथ हम लोग पेड़ भी अंधाधुंध तरीके से काट रहे हैं। इस वजह से ग्रीन हाउस गैस की मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है, और ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ने से धरती का तापमान बढ़ जाता है। ये बढ़ने से ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी तो धरती का तापमान बढ़ेगा और ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। अब जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है तो इससे क्या होता है कि जो ठंडे प्रदेश में जो ग्लेशियर होते हैं वो पिघलने लगती है। इसके पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। वो इसी वजह से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, और समुद्र के जल स्तर बढ़ने से तटीय प्रदेशों में बाढ़ आने की समस्या उत्पन्न होती है और बहुत क्षति भी होती है बाढ़ आने से। इसीलिए कहा जाता है कि हमें पेड़ लगाना चाहिए और ग्लोबल वार्मिंग से बचना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे टेम्परेचर को, जिसे तापमान कहते हैं। तो टेम्परेचर क्या है, आइए देखते हैं। टेम्परेचर, एनसीईआरटी टेम्परेचर को डिफाइन करता है वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। हॉटनेस एंड कोल्डनेस प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड
टेम्परेचर। ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। ये तापमान मौसम के अनुसार बदलती है, मौसम पर निर्भर करती है। मौसम के अनुसार बदलती रहती है। जैसे कि अगर ठंड के मौसम में ले ले तो टेम्परेचर गिर जाता है, शीतलता आ जाती है। वहीं गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ जाता है और ताप बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं समय ये मौसम के अनुसार बदलती रहती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायु दाब, एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, वायु दाब। हम लोग वायुमंडल में देखे थे कि अगर ये पृथ्वी है और इसके चारों तरफ से वायु की एक मोटी सी चादर है, तो जब पृथ्वी के चारों ओर मोटी सी चादर है तो ये लाजमी है कि यह कुछ पृथ्वी पे दाब बनाएगा। उसे ही वायु दाब कहा जाता है। 400 किलोमीटर, लगभग 400 किलोमीटर के आसपास की इसकी मोटाई है, तो पृथ्वी पर कुछ प्रेशर बनाएगा ही, कुछ दाब बनाएगा ही। पृथ्वी की सतह पर वायु द्वारा लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। अब वायु की इतनी मोटी चादर है जो कि लगभग 400 किलोमीटर की चादर है, तो पृथ्वी की सतह पर कुछ दाब लगाएगा ही, उसे ही हम वायु दाब कहते हैं। यह वायु दाब हमारे शरीर पर भी बल लगाता है, लेकिन हमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यह हमारा शरीर है, तो ये चारों दिशाओं में बल लगाता है, चारों दिशाओं में बल लगाता है। और इसके विपरीत हमारा शरीर भी विपरीत बल लगाता है और एक बैलेंस बना हुआ रहता है और हमें इसका अनुभव नहीं होता है। यही अगर चंद्रमा पर चले जाएंगे तो वहाँ वायु दाब नहीं होता है। तो देखेंगे जो भी स्पेस में जाने वाले होते हैं वो एक अलग तरीके का उनके लिए सूट तैयार किया जाता है जिसके अंदर हवा भरी रहती है, और वहाँ जाने पे उन्हें अच्छे तरह से स्वस्थ रखता है। अगर वहाँ पे अगर स्पेस जैकेट नहीं पहन के जाएंगे तो वहाँ दाब है ही नहीं, तो होगा क्या, हमारे शरीर का दाब ज़्यादा हो जाएगा और उधर कोई प्रेशर है ही नहीं, तो हमारी नसें फट सकती है और ब्लीडिंग हो सकता है, रक्तस्राव हो सकता है। इसीलिए सूट पहनाया जाता है। हाँ, टेम्परेचर में कुछ चीज़ छूट गया था। ये टेम्परेचर का स्टैंडर्ड यूनिट होता है सेल्सियस। सेल्सियस होता है टेम्परेचर, तापमान का स्टैंडर्ड यूनिट सेल्सियस होता है। और इसकी खोज एंडर्स सेल्सियस ने की थी। खोज एंडर्स सेल्सियस ने की थी और इन्हीं के नाम पर इसके स्टैंडर्ड यूनिट का नाम दिया गया है सेल्सियस। तो कौन की थी तापमान की खोज? एंडर्स सेल्सियस। हम लोग वायु दाब में कुछ और देखेंगे जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वायु दाब, एयर प्रेशर, ये समुद्री तट पर सर्वाधिक होता है, वहीं ऊंचाई पर कम हो जाता है। समुद्री स्तर पर ज़्यादा होता है तट पे और ऊंचाई पर कम हो जाता है। आप लोग जब माउंटेनियर को देखते होंगे, जो पर्वतारोही हैं वो जाते हैं तो उन्हें ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि
ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और कभी पहाड़ पे जाने का मौका मिलेगा तो देखिएगा वहाँ सांस लेने में थोड़ी सी कठिनाई महसूस होती है, इसीलिए ले जाती है। और एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ने पे, तापमान जब इंक्रीज होता है तो वायु हल्की होकर ऊपर उठती है। तापमान इंक्रीज करने से वायु हल्की होती है, हल्की होकर ऊपर उठती है और वहाँ पे निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। हल्की होकर उठती है और निम्न दाब क्षेत्र बन जाता है। लो प्रेशर रीजन। जैसे मान लीजिए कि अगर वायु हल्की होकर ऊपर उठी, तापमान बढ़ गया, वायु हल्के ऊपर उठी, तो इस रीजन में निम्न दाब क्षेत्र, लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो जाएगा। यही एनसीईआरटी में समझाने की कोशिश कर रहा है। अब हम लोग पवन में देखेंगे, जो पवन में देखेंगे इसको विस्तार से देखेंगे। तो आइए पवन को देखते हैं। विंड, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु के गति को पवन कहते हैं। आइए इसे समझते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वायु हल्की ऊपर जाएगी। तो यहाँ पर हल्की होकर ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो गया। हाई प्रेशर बेल्ट है समुद्री स्तर पर, वहाँ से हवा आएगी और इस खाली स्थान को भर देगी। यही इसमें कहना चाह रहा है कि उच्च दाब क्षेत्र, यहाँ उच्च दाब क्षेत्र है, उच्च दाब क्षेत्र, हाई प्रेशर बेल्ट है। यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट से हवा आएगी और इस स्थान को भर देगी। इसी को पवन कहा जाता है। और इस पवन को हम लोग 3 भागों में बांटकर देखते हैं। पहला है अस्थाई पवनें, परमानेंट विंड। दूसरा है स्थानीय पवनें, लोकल विंड। अस्थाई पवनें, स्थानीय पवनें और तीसरा है मौसमी पवनें, मौसमी पवनें, सीजनल विंड। अस्थाई पवनें पश्चिम एवं पूर्वी पवनें को अस्थाई पवनें कहते हैं, परमानेंट विंड कहते हैं। ये सालों भर बहती रहती है। स्थानीय पवनें, इसे लोकल विंड कहते हैं। ये किसी खास क्षेत्र में साल भर या दिन में किसी भी खास समय पर ये बहती है। जैसे कि उत्तर भारत में ले अगर आप, तो गर्मियों के दिनों में लू चलती है। ये उत्तर भारत में ही जब गर्मियों के दिनों में मौसम शुष्क हो जाता है और लू चलती है, इसे स्थानीय पवन कहते हैं। किसी खास विशेष स्थान पर किसी खास समय में, साल में या दिन भर में किसी एक समय में बहती है, इसे स्थानीय पवन। जैसे उत्तर भारत में लू इसका एग्जाम्पल हो गया। लू। मौसमी पवनें ये ऋतुओं के अनुसार चलती हैं, ऋतुओं के अनुसार चलती है। जैसे मानसूनी पवनें, मानसूनी पवनें जब मानसून का मौसम आता है तभी मानसूनी पवनें चलती हैं। इसे ही मौसमी पवनें कहते हैं, सीजनल विंड कहते हैं। ऋतुओं के अनुसार चलती है ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हुए लास्ट टॉपिक है वो आर्द्रता। आर्द्रता को देखेंगे, मॉइस्चर। तो आइए देखते हैं।
आर्द्रता, मॉइस्चर। मॉइस्चर में हम लोग देखेंगे जलवाष्प को देखेंगे, उसके बाद आर्द्र की क्या होता है उसे देखेंगे, बादल को देखेंगे और वर्षा के प्रकार को देखेंगे। तो आइए देखते हैं बारी बारी से। जब जलवाष्प होता है, जब पृथ्वी एवं अन्य जलाशयों द्वारा के द्वारा जल वाष्पित होती है तो उसे जलवाष्प कहते हैं। एनसीईआरटी कह रहा है जब पृथ्वी एवं अन्य जलाशयों में जैसे कि नदी, तालाब इत्यादि, नदी, तालाब इत्यादि द्वारा जल वाष्पित होती है उसे जलवाष्प कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आर्द्र किसे कहते हैं? वायु में जलवाष्प की मात्रा जब ज़्यादा हो जाती है तो हम लोग कहते हैं कि ये आर्द्र है, और आप सुनते भी होंगे कि आर्द्र दिन है। वायु में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है। हम लोगों ने क्या देखा? जलवाष्प को देखा, आर्द्रता को देखा और आर्द्र को देखा। जब पृथ्वी एवं अन्य जलाशयों द्वारा जल वाष्पित होती है, गर्मियों के दिनों में जल वाष्पित होती है तो वो जलवाष्प का रूप ले लेती है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, और जब वायु में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक हो जाती है तो उसे हम आर्द्र कहते हैं। अक्सर सुना होगा आप लोगों ने कि मौसम बहुत आर्द्र हो गया है, कपड़ा नहीं सूख पा रहा है, शरीर के पसीने नहीं सूख पाते हैं, तो वही है कि जो जलवाष्प की मात्रा उस समय बढ़ जाती है वायु में, या उस दिन में जलवाष्प की मात्रा वायु में बढ़ी रहती है। अब पढ़ते हैं बादल। बादल क्या होता है? जल की बूंदों का एक समूह है। बादल जल की बूंदों का समूह, जल की बूंदों का समूह है, बादल कहते हैं उसे। अब बादल में हम लोग देखेंगे कि वर्षा कैसे होती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो ऊपर उठने के साथ वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा होने के बाद वो संघनित होकर जल की बूंदें बनाता है, और जल का बूंद बनाने के बाद वो भारी हो जाता है, और जब भारी हो जाता है, भारी होने के बाद वह वायु में तैर नहीं पाता है, और उसके बाद वह वर्षा का रूप लेकर नीचे आ जाता है, उसे ही वर्षा कहते हैं। और आप लोग को बता दें कि सबसे ज़्यादा वार्म जल जिसे कि ग्राउंड वाटर कहते हैं, ग्राउंड वाटर वर्षा जल से ही प्राप्त होता है, ग्राउंड वाटर। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग को वर्षा के पानी को बचाना चाहिए, और आने वाले दिनों में जो पानी की समस्या होती है इसलिए, और कुछ काम भी करना चाहिए हम लोग को पानी के ऊपर, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। अब हम लोग जब जल का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि
कितना % पानी हम लोग के लिए पीने योग्य है और क्या है। 3 प्रकार की होती है। पहली होती है संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल। दूसरा, पहली होती है संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ओरोलॉजिकल रेनफॉल, और इसे रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं, ओरोलॉजिकल और रिलीफ। उसके बाद होती है चक्रवाती वर्षा। तीसरा नंबर है चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। कितने भागों में बांटे हैं? 3 प्रकार से बांट के देखते हैं। संवहनी वर्षा, कन्वेक्शनल रेन, पर्वतीय वर्षा, ओरोलॉजिकल रेन और रिलीफ रेन, और चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल। तो धन्यवाद। वीडियो यहीं समाप्त होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और खूब शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।